Co-powered by Techno. सुजाता जी, एक पेंशन की योजना, पुरानी पेंशन की योजना को निरस्त करके अटल जी लाए थे, जिसको सामान्य रूप से कहा गया न्यू पेंशन स्कीम। दूसरी, एनपीएस को बिना खारिज किए एनपीएस के बगल में एक दूसरी योजना खड़ी की, वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन इन दोनों स्कीम्स को, ये जिनके लिए है स्कीम, उनका समर्थन, उनकी स्वीकृति हासिल नहीं हो पाई। अन्यथा जब दो स्कीम बाजार में हैं तो फिर ये कर्मचारी सड़क पर क्यों है? देखिए अमिताभ जी, अब आज ऐसा वक्त आ गया है कि हमको ये समझना होगा कि क्या हम उस मोड़ पे फिर से खड़े हैं जब ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के नई पेंशन वाली जो स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, लाई थी, और उसके बाद में मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आहलूवालिया दोनों ने ही राज्य सरकारों को साथ लेते हुए इसको लागू भी किया। क्यों किया था? क्योंकि ये कहा गया था कि देश उस राह पे खड़ा है कि जहां ओपीएस को कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और देश का खजाना खाली हो जाएगा। हम उस स्थिति में थे, इसीलिए एक नई पेंशन स्कीम लाएगी, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। आज भी जब तीसरे टर्म की सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री ने काफी साफ शब्दों में कहा था कि तीसरे टर्म की सरकार जो होगी बड़े फैसले की होगी, कड़े फैसले की होगी, और शायद ऐसे फैसलों की भी होगी जो शायद हर एक तरह से स्वीकार्य नहीं। आज विपक्ष उसके ओपीएस यूपीएस के खिलाफ है, ये सच है, लेकिन ये भी भूल रहे कि ये वही विपक्ष है जिसकी सरकार ने इसका समर्थन किया था कि ओपीएस नहीं हो सकता। आज हिमाचल के हाल देखिए, 80% जो स्टेट का फंड है वो सिर्फ पेंशन में जाता है। आज राजस्थान का हाल लीजिए, 23% जाता है, पंजाब में 34% जाता है, और ये सारे वही सरकारें हैं, वही राज्य हैं जो बाद में केंद्र सरकार के पास जाती है, कहती है कि भाई हमारे पास सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं। तो हमको शायद ये देखना होगा, आज जो भी लोग सड़क पे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि हर एक स्कीम, हर कोई रिफॉर्म जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां होती है। इसमें भी है, अर्धसैनिक बलों को लेके मुझे लगता है थोड़ी और क्लैरिटी होनी चाहिए, नेताओं को भी उसी ब्रैकेट में आना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन आज देश की ये जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी हो और ये यूपीएस भी हो, और इसको हम समझें। ठीक, इसमें एक समस्या ये है सुजाता जी कि इस पूर्व का ऐसा कोई अनुभव नहीं, कोई उदाहरण नहीं भारत के सामने। हमने बड़े बड़े बदलाव होते देखे 4 दशकों में। मनमोहन नरसिंह राव जी जब उदारीकरण की ओर देश को ले गए तो भी हिचकोले देखे, राजीव जी कंप्यूटर लाए तो भी हिचकोले देखे, उसके धरना प्रदर्शन भी कुछ हुए कि सबकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन समय के साथ बहुत जल्दी चीजें सबसाइड हो गई, सब समाधान पा गई क्या, और फिर स्वागत होने लगा। गंभीर बात कह रहा हूं। लेकिन 2003 में वाजपेयी जी के द्वारा लाई हुई एनपीएस का 2024 में भी कोई समर्थन करने को तैयार नहीं। इसका मतलब हमने कंप्यूटर का समर्थन इस देश में देखा, हमने उदारीकरण का समर्थन इस देश में देखा, डिजिटल अटेंडेंस, तमाम चीजें देखी हमने। मैं कहां तक गिनाऊं? आरंभिक विरोध हुआ लेकिन उसके बाद स्वीकृति मिली। लोगों को लगा नहीं यार ये भी ठीक है, नौकरी नहीं गई, ये भी काम ठीक है। मुझे तो याद है रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने कंप्यूटर के खिलाफ हड़ताल कर दी थी। लेकिन अगर आप 21 साल में भी उस योजना को कोई अपना बच्चा कह के मानने को तैयार ना हो, इसका मतलब योजना में खोट है। ये राजनीतिक नाक का प्रश्न नहीं है। 23 साल तक लोग समझ ही नहीं पाए योजना। 23 साल तक कोई जान ही नहीं पाया कि ये मालपुआ है। तो कैसा मालपुआ भैया? मालपुआ कैसा, अगर 23 साल तक आदमी जान ही नहीं पाया? फिर हटाइए इसको, ये विषय है। शायद इसमें अमिताभ जी, शायद
बस 10 सेकेंड जी। लूंगी। शायद ये भी जब जैसे जैसे कृषि कानून आए तो एक बड़ा वर्ग था जो कि इकोनॉमिक्स का था, जो कि जानते थे कि ये कितना जरूरी है आज के किसानों के लिए, लेकिन वो उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। तो मुझे लगता है कि जिस तरह शायद कहीं ना कहीं सुजाता जी जो ठीक, सरकार ये की बात मंशा ठीक है है, ठीक है वो नीचे तक ले जाने की जी। जरूरत यहाँ है, ये जा बात नहीं पाई। इसलिए, ये उदाहरण इसलिए फिट नहीं होगा, मेरे जहन में था ये उदाहरण, लेकिन सुजाता जी भी प्रज्ञावान विश्लेषक हैं, फिर भी मैं कहूँगा ये उदाहरण इसलिए यहाँ नहीं फिट होगा। उसका जो कुछ तिया पांचा होना था कृषि कानून का 200 दिन में हो लिया, क्या गड़गंगा में प्रवाहित हो गया कानून, लेकिन हो 220 दिन के भीतर गया। मैं क्या कह रहा हूं, 21 साल से कसरत जारी है। हम कैसा कानून लिया यार, 21 साल तक समझ ही नहीं आया किसी को, तो अब कब समझ आएगा। उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। जिसने भी बनाया, जो भी विद्वान थे, उन सब पर लानत भेजो। क्या कानून वित्त सचिव के लिए है? नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए है? नहीं, नहीं ना। कानून तो विजय बंधु और दूसरे और जो डाकिया हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्टमैन हैं, जो कंपाउंडर हैं सरकारी अस्पताल में, मास्टर हैं, और इन सब से ऊपर, इन सब के साथ हमारे भारत की सुरक्षा के लिए जो लोग बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए है ना कानून। कि अंग्रेजी जानने वाले 10 लोगों का ना, वेल डन, वेरी गुड लॉ, ओ ओके, ओ माय गॉड, उससे तो देश नहीं चलेगा ना। जिनके लिए है, डॉक्टर ने कहा ये दवा बहुत अच्छी है, आपने कि इस आंखों में डाल दो, इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, पता लगा आंखों की रोशनी चली गई, और डॉक्टर फिर भी अड़ा कि ना यही डालते रहो। ये भी तो देखेंगे मरीज पर रिएक्शन क्या है। मेरा सवाल यही है, 21 साल तक कोई कानून अगर अपनी जगह नहीं बना पाया सुजाता जी, तो उस कानून को जाना ही होगा। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, ये मेरा समझ कहती है। क्या 21 साल सब कम नहीं भाई, 4 साल और होते तो चौथाई शताब्दी हो जाती। विजय बंधु जी, भाई सरकार जिस आशय से यूपीएस लाई थी, उसने ये कहा भी था, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट किया उस दिन सरकार ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा, राजनेताओं ने भी कहा कि भाई जो शिकायतें थी एनपीएस की वो हमने दूर कर दी, वो यूपीएस लाके। अच्छा, यूपीएस से आदमी फैमिलियर भी था भारत में, कंप्यूटर में लगाते थे यूपीएस, है तो उसको लगा कि वैसे ही मामला है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं, आपसे मेरा मतलब सरकारी कर्मचारी फिर सड़क पर हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल सही कहा। अगर यूपीएस से लोग संतुष्ट होते तो कल पूरे देश में, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि ये किसी एक जिले में या 4 जिले में नहीं हुआ है, एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ है। और ये जो भीड़ आई है कल जिलों जिलों पे आई है, ये न किराए पे लाए गए हैं, न इनको खरीदा गया है, न इनको जबरदस्ती बस में भर के लाया गया है रैलियों की तरह। ये स्वतः अपने हित अहित को समझते हुए सड़कों पे आए हैं। अगर इस बात का ये द्योतक है कि न एनपीएस न यूपीएस इनको पसंद नहीं है, अब उसके कारण क्या है? पिछले 20 सालों से यही सरकार कह रही थी कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार योजना है, फिर अचानक उनने स्वीकार किया तो यूपीएस ला खड़ा कर दिया। इसका मतलब जो बात पिछले कई सालों से कही जा रही थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही थी कि एनपीएस ठीक नहीं थी, तभी तो यूपीएस लाई। अब जब कहा जा रहा है कि यूपीएस ठीक नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए लाई गई व्यवस्था है, इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, न प्रदेश का न देश का कोई फायदा है, क्योंकि पैसा ये हमारा और सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं। उनका फायदा हो सकता है लेकिन कर्मचारी का और देश का फायदा नहीं। और इस बात का कल प्रमाण हो गया कि इसको पूरे देश ने नकार दिया। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, पूरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, हर राज्यों में विशाल प्रदर्शन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से बस निवेदन इतने हैं, ये इसलिए आक्रोश हुआ कि हमें एनपीएस यूपीएस स्वीकार नहीं है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें वही हूबहू पुरानी पेंशन दे दीजिए। कुछ कभी कभी तर्क 2 तरह का दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है इसलिए योजना आई है, एक तरफ कहा जाता है आपको ज्यादा देना है इसलिए लाई गई है।
तो दो में एक बात तो पहले क्लियर हो कि दो में सही बात क्या है। और अगर आपने भी कहा कि आर्थिक महाशक्ति हम दुनिया के बन रहे हैं, और जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति बनाने में ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी कोई न कोई योगदान होगा। तमाम विकास कार्यों में योगदान होगा, सरकार की योजनाएं लागू करने में योगदान होगा, इस शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। तो अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारा उसमें भाग कहाँ है? एक बात। दूसरा, अगर दिक्कत आर्थिक की है तो ये सारी कटौती इन्हीं कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, देश के अर्धसैनिक बलों पर क्यों हो रही है? इसी देश में सब हम जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन पेंशन। इसी देश में सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं में कटौती। जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए। तब तो बहुत प्यारा लग रहा था सरकारी कर्मचारी, तब तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक भी लोग नहीं निकले थे। तो उस समय हमारी देशभक्ति कहाँ गई? हम इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं क्या? अपने लिए आप 2 पेंशन, 4 पेंशन लेंगे, सुविधाओं का अंबार लेंगे और देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर जी, एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये लोग एक एक आदमी समझ गया है, क्योंकि एक लाइन दे दी गई कि लास्ट वेतन का 50% का बेसिक का औसत निकाला जाएगा, इसी पर हमारा 10% पैसा, पूरी जिंदगी की हमारी कमाई का 10% सरकार रख लेगी। ऊपर से हमसे कह रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है, और इसमें विसंगति है। ठीक है, और अभी रुकना होगा विजय भाई, अभी रुकिए, दोबारा में आते हैं। मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो एक बार एमएलए हो गया वो मलाई छान रहा है मृत्यु तक, क्या घाट पे जाने तक मलाई छान रहा है, क्या प्रोटीन शेक ला रहा मुफ्त में है, वो पी रहा है, च्यवनप्राश पी रहा है, क्या तो खा रहा है, तो आयु भी लंबी पा रहा है। नहीं, बोले क्यों? बोले 1960 में एमएलए हुए थे एक बार, घूम भी फ्री रहा है, ठीक, और कुर्ते में कलफ लगाया और चल भैया। और फिर एमपी हो गए तो डबल हो गई, फिर मंत्री रह लिए तो ट्रिपल हो गई, फिर मुख्यमंत्री रह लिए तो 4 गुना हो गई। नहीं, फिर राज्यसभा चले गए तो वहां वाली 5 पेंशन आने लगी। नहीं, मतलब कहीं कोई शर्म का वो रहता है तत्व कि नहीं जहन में कि हमको इसी देश से वोट लेना। भाई मेरे, आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया और बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, कर नहीं समझ नहीं रहे हो, अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा। राजनेताओं को ये चिंतन नहीं आता? आशीष जी, बिल्कुल सोचने वाली बात है अमिताभ जी कि ऐसी बात या ऐसा तर्क देना भी मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है कि जहां लाखों करोड़ का कर्जा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका माफ हो जा रहा है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब वो लाखों करोड़ रुपया जो है एग्जेम्पशन दे दिया जाता है सरकार द्वारा, या कोई लाखों करोड़ लेकर के देश से भाग जाता है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ता है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को पेंशन देनी पड़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था आड़े आ जा रही है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब अर्थव्यवस्था सामने आ जा रही है। कि कौन से लोग हैं वोट ये इन पे मांगते हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, लेकिन मान सम्मान कैसे होता है। अब आप देखिए, सेना में इनकी सरकार ने क्या किया अमिताभ जी, बहुत बहुत मतलब अजीब सा लगा जानकर जब ये चिट्ठी रिसीव हुई कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो 15 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। भाई, हमने कहा क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर मैं अपना घर बेच के 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, सरकार मुझे क्यों बता रही है कि तुम 15 लाख से ऊपर तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम नहीं खरीदोगे। और जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनके लिए कर दिया 5 लाख की सीलिंग। हमने कहा 5 लाख की सीलिंग ये लगा दी कि भाई उसकी अगर उसको खेत बेच के 7 लाख की गाड़ी खरीदी है तो तुम कौन होते हो बताने वाले कि नहीं तुम नहीं खरीद सकते हो। भाई, कि किस तरीके के कानून लाते हैं। आपने अभी कृषि कानून का जिक्र किया, सब देश जानते थे कि कितने देश के खिलाफ थे ये कानून, इतना विरोध प्रदर्शन। इनकी मंशा ही गलत है कहीं ना कहीं। अगर आपकी मंशा ठीक होती तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके के कानून ही नहीं लाते। Co-powered by Techno।